Hi, this is Rajat Kumar Shukla from Perpetual Learning. Today we will discuss sets, relation and function. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास वर्क के हिसाब से 11th 12th के हिसाब से, बट इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली फंक्शन से पूछे जाते हैं. सो हमें ज़्यादातर फोकस फंक्शन पे करना है. सेट्स एंड रिलेशन ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, ना सिर्फ इसे क्लास वर्क तक ही रहने के लिए बल्कि उसके आगे के लिए, यानी कि आपकी एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करने के लिए भी हम इस टॉपिक पर फोकस करेंगे. सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक नोटेशंस के बारे में एनालाइज कर लेते हैं. सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होगा जो कि 1 से इन्फिनाइट तक जाती है. ओके, 1 2 3 अप टू द इन्फिनिटी. तो इन चीज़ों को मैं वैसे डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा. होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, फिर भी एक फास्ट रिव्यू देख लेते हैं. होल नंबर जो होते हैं 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं. इंटीजर्स जो होते हैं माइनस इन्फिनिटी टू 0 टू द इन्फिनिटी तक जाते हैं. पॉजिटिव इंटीजर्स ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ देते हैं, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स को बोलते हैं. नेगेटिव इंटीजर्स दैट मीन्स जो सिर्फ नेगेटिव देते हैं, क्योंकि इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाते हैं इसलिए. रैशनल नंबर्स के बारे में अगर कहा जाए तो p/q के फॉर्म में होते हैं और यहाँ कभी भी q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है. ठीक है. रियल नंबर्स के बारे में कहा जाए, देखिए नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं, रियल नंबर से तो कॉम्प्लेक्स नंबर. तो रियल नंबर्स के बारे में कहा जाए तो जब भी हम x और y क्वाड्रेंट की बात करते हैं, x एक्सिस को हम रियल वैल्यूज पे देखते हैं और y एक्सिस को हम इमेजिनरी वैल्यूज पर देखते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे. ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे. बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका साइन आप बस याद रखिए ये क्या है और कैसे होता है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे. आखिर बिलोंग्स टू क्या होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है, ये सेट्स में काफ़ी क्लैरिटी ला देगा. सेट्स काफ़ी बेसिक एनालिटिकल थिंकिंग को भी इम्प्रूव करता है, तो उसे अंडरस्टैंड करने के लिए या आपकी डेली लाइफ में कई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकता है. इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा सिंबल किस नंबर्स के लिए यूज़ हो रहा है. फर्स्ट टाइम सेट्स को कॉइन किया गया, यानी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया लेबनीज ने इन 1964, जैसा कि यहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है 1964 में. हालांकि इसकी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं ज़्यादा, क्योंकि हमें ज़्यादातर उसके एप्लीकेशन, मैथ्स के एप्लीकेशन को देखना होता है. बट ओके, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है. यहाँ पर उन्होंने कहा था कि फंक्शन इज अ रिलेशन बट ईच रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. तो ये क्या चीज़ है और एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या है, एक्चुअल मीनिंग जो मैथ्स में होती है, मैं उसे आगे डिस्कस करूंगा. इस वीडियो का सबसे मेन मोटो है हमें सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है. ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग सेट्स, यानी कि जो सेट्स के साथ कुछ ऑपरेशन इन्वॉल्व है, जैसे कि एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, वेन डायग्राम ऑपरेशन, तो उसे एनालाइज करना है. रिलेशन के बारे में अंडरस्टैंड करना हमें इस वीडियो में देखना है. डिफरेंस बिटवीन सेट्स एंड सबसेट, इस वीडियो में हम इन चीज़ों को देखेंगे कि सेट्स और सबसेट के बीच में डिफरेंस क्या है. द कंडीशंस अंडर व्हेन अ रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन. सो क्या कंडीशन ऐसी, रिलेशन में ऐसी क्या कंडीशन है जिसके कारण वो फंक्शन बनता है, यानी कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता. ओके, सो मैंने यहाँ पर जैसे कहा था रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. हर एक रिलेशन, ईच रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन. दैट मीन्स हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता. तो वो फंक्शन होने के लिए एक कंडीशन अप्लाई करता है, उस कंडीशन को समझना जरूरी है, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसे हम दूसरे वीडियोस में हम देखेंगे. डोमेन एंड रेंज के बारे में थोड़ा शॉर्ट व्यू इस वीडियो में देखेंगे. आगे के वीडियोस में इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे जो कि JEE एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इन सब में अगर देखा जाए तो इतना क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन आपके JEE या अदर एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर हाँ ये आपकी एनालिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है, या एप्टीट्यूड क्वेश्चन में कई बार इसका यूज होता है. ओके, नाउ सेट्स आखिर क्या है, तो उसे मैं बताने से पहले एक चीज मैं आपको यहाँ व्यू देना चाहता हूँ. समझ लीजिए कि आपकी फैमिली है. ओके, सोचिए कि आपकी फैमिली में 3
आपके चाचा की फैमिली, आपकी फैमिली और आपके बड़े पापा की फैमिली है। ओके, आपके अंकल की फैमिली है, आपके बड़े पापा हैं उनकी फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 फैमिली है। ठीक है, पहली फैमिली आपकी हो गई, दूसरी फैमिली आपके चाचा की हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ अंकल की फैमिली, और तीसरी फैमिली आपके बड़े पापा की फैमिली है। ठीक है, तो इस पे क्या है कि आपकी फैमिली में जो लोग हैं उसमें आप हो, ठीक है, यू और आपकी सिस्टर है, आपकी मम्मी, आपके पापा है। ठीक है, तो मैं इसे कुछ नाम दे देता हूँ, ए नाम देता हूँ, बी सी डी। ठीक है, आपकी सिस्टर, आपकी मम्मी, आपके पापा और आप। ठीक है, आपके अंकल की फैमिली में चाचा है और आपकी चाची है। ठीक है, आपके बड़े पापा की फैमिली में बड़े पापा है, आपकी इसे मैं डिफरेंट नेम देना चाहिए था, ई एंड डी। बड़े पापा की फैमिली में आपकी बड़ी मम्मी वाई और उनकी बेटी जेड, 3 आपकी फैमिली है। ठीक है, तो ये एक फैमिली की तरह है, राइट। एक फैमिली में ये लोग रहते हैं। ठीक है, एक फैमिली में एक घर पे रहते हैं। ठीक है, एक हाउस है उस पे ये लोग रहते हैं। तो ये एक्चुअल में एक सेट है। ठीक है, सेट में क्या है, ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, ये एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि आपकी फैमिली में जो सारे एलिमेंट्स हैं, इसे पहले नाम क्या देते हैं। पहले मैं एक चीज बता, जैसे आप हो, आपकी बहन है, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके चाचा चाची, ये जो मेंबर्स हैं मैं इनका नाम दे देता हूँ, एलिमेंट्स बोलता हूँ मैं इसे। ठीक है, तो इन्हें मैं एलिमेंट्स बोलूंगा। ओके, एलिमेंट्स, इसे हिंदी में अवयव भी बोलते हैं। सो ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स एक सेट के अंदर में आते हैं। ठीक है, हर एक, अब इन चीजों को मैं सेट बोल रहा हूँ, इस सेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो यहाँ पर सिर्फ 2 है। रोस्टर फॉर्म, जिसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम कुछ सिर्फ एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऐसा कुछ है। चलिए, मैं जैसे बोलता हूँ कि आपको इस फैमिली को रोस्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, तो आप कैसे बोलेंगे कि आप कोई भी नाम दे दीजिए। मान लेता हूँ, मैं कोई नाम दे देता हूँ एफ। ओके, एफ फॉर फैमिली। जो फैमिली है वो ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड। ओके, ये आपकी फैमिली में एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, जो कि आपके हाउस की है। ठीक है, अब इस फैमिली को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में देना है तो कैसे देंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं कोई एलिमेंट एज्यूम कर लेता हूं कि x है, और x जो है वो मेंबर्स ऑफ मैं इस घर का कोई नाम दे देता हूं, जैसे कि इस घर का कोई नाम दे दिया मैं यू, तो मेंबर्स ऑफ यू। ठीक है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया, इसको हम सबस्ट्रैट से कॉल करते हैं। तो ए बी सी डी, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ स्पेस देना जरूरी है, जब आप लिखेंगे तो यहाँ स्पेस देना जरूरी है। ठीक है, सो ये हमने रोस्टर फॉर्म देख लिया, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म देख लिया। यहाँ पर हम दूसरे एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है 1 3 5, इसे मान लेते हैं मैं 9 तक है। अभी ये एज्यूम कर लेते हैं, इनफिनिट नहीं एज्यूम करते। ठीक है, अभी 9 तक एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में। मान लो एज्यूम कर लूंगा कि कोई ये फैमिली, कुछ नाम दे देता हूँ, इस फैमिली का भी वी नाम दे देता हूँ। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाकर 1 3 5 एंड देन 7 9, तो मैं इसे ऐसा लिख दिया। लेकिन इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो इसी चीज को, सेम चीज को मैं कैसे लिखूंगा, मैं एज्यूम कर लूंगा कि n जो है ये किसी भी एलिमेंट को डिनोट करता है। ये n जो होगा, व्हाट इज द n इज हियर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे कि 1 2 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर आपने एक 10th में आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, तो ये इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करते हैं, जहाँ n जो है किस टर्म तक जाएगा, 2n-1 तक। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से इसे सॉल्व करने पर हमें 2n-1 मिलता है। अब इसी चीज को n बिलोंग्स टू n, तो n कहाँ तक जाएगा, n जाएगा 1 to 9, तो इसे हम ब्रैकेट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ये नेचुरल नंबर के फॉर्म में नहीं आएगा, ये किस फॉर्म में आएगा, ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट के फॉर्म में
तो इसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं कि ये जा सकता है 1 to 9। अच्छा, ये ब्रैकेट मैंने ऐसा ही क्यों यूज़ किया, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ जो n है ये आपको ध्यान रखना है 2n-1 तक जाता है, तो इसे हम ऑल ओवर, यानी कि जब मेन आंसर इज कि n बिलोंग्स टू n सच दैट n इज इक्वल टू 2n-1, ओके। और इसे जहाँ n की वैल्यू बिलोंग करती है 1 to 9। क्लियर हुई बात? थोड़ा हैवी लग रहा है, जस्ट रिलैक्स। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से कि अगर आपके पास कोई फैमिली है 2, 4, 6 अप टू द nth टर्म तक, तो इस चीज को मुझे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो v इज इक्वल टू पैरेंथेसिस लगा के 2, 4, 6, ओके। ये कहाँ तक जाएगा क्वेश्चन होता है, तो ये nth टर्म तक जाएगा, ओके दैट्स फाइन। बट सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, v इज इक्वल टू 2, सॉरी पहले तो हमें ये एज्यूम करना होगा कि ये कोई एलिमेंट है। मान लो कोई भी एलिमेंट मैं x नाम दे देता हूँ अपने मन से, x सच डैट, इसे सच डैट बोलते हैं, ठीक है। तो x सच डैट कि ये जो x होगा ये x एक इवन नंबर होगा, ये बिलोंग्स टू करेगा, सॉरी ये x जो होगा अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 2n, ओके। सो ये x जो होगा ये इक्वल टू होगा 2n के, वेयर n इज बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ओके। ये हमें लिखने का एक वे होता है जो हमें इस पर रिप्रेजेंट करना होता है, ओके दैट्स फाइन। तो सेट्स में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपके पास अगर जो डेली लाइफ एग्जांपल हैं हम रिप्रेजेंट कैसे करें, ओके। सॉल्यूशन एक अदर मैटर है, हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करें, ये सेट्स एंड रिलेशन में मेन चीज होता है। सेट्स में ये मेन चीज होता है, रिलेशन में सिर्फ हम देखेंगे उसके एलिमेंट्स के बारे में एनालाइज करेंगे, फंक्शन में हम उस रिलेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन निकालेंगे। और फंक्शन में सिर्फ इतना ही होता है कि हम डोमेन और रेंज के ऑपरेशन को कैसे सॉर्ट आउट करें, ठीक है। तो सेट्स में हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करने का वे देखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये सेट्स कितने टाइप के होते हैं। अभी हमने देख लिया कि वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। नाउ हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स के बारे में देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम सेट्स को क्लासिफाइड करें, यानी कि उसके टाइप्स को देखें, तो बहुत डिफरेंट वे के हैं। तो मैं पहले एम्प्टी सेट को बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेट है। ये सेट इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि एम्प्टी सेट हर एक सेट में होता है। सेट मतलब एक फैमिली, कोई चीज की फैमिली, यानी फैमिली किसी भी टाइप की हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपकी फैमिली आपके दोस्त की फैमिली। ये फैमिली मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जेंडर पे डिपेंड हो सकता है, जैसे कि ये सिर्फ फीमेल्स, उस फैमिली के सिर्फ फीमेल्स मेंबर को लेना है या उस फैमिली के सिर्फ मेल्स मेंबर को लेना है, ठीक है। तो ये फैमिली किसी भी कंडीशन को फॉलो कर सकती है, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट जो है ये हर एक फैमिली में होती है, यानी कि हर एक सेट में होती है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि मैंने लिखा है ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज सेड टू बी नल एम्प्टी वॉइड सेट एंड इज डिनोटेड बाय 5। एम्प्टी सेट है क्या? इस एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होता, जैसे कि एम्प्टी यानी कि खाली, ठीक है। उस सेट में कुछ नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एक फैमिली को डिनोट कहता हूँ कि यहाँ पर सारे मेल मेंबर हैं, और एक फैमिली को डिनोट करता हूँ वाई को, यहाँ सारे फीमेल मेंबर हैं, तो उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन या कुछ भी बन सकता है क्या? मतलब इसके एलिमेंट, मान लो इन दोनों को भी एक फैमिली मान रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों फैमिली के बीच में कोई एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। फैमिली एक्स को लूं और सेम फैमिली की बात करूं कि सेम फैमिली टू सेम फैमिली, ये क्रॉस रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि x और दूसरी साइड भी x है, यानी कि पहला सेट जो है x का है, दूसरा सेट भी x का है। तो दोनों एलिमेंट्स के बीच में दोनों एलिमेंट्स कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकते, कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होंगे, ओके। लेकिन अगर मैं दो डिफरेंट फैमिलीज की बात करूं, x क्रॉस y, ओके, दो डिफरेंट फैमिलीज की बात करूं या दो डिफरेंट सेट की बात करूं, तो वहां हमेशा एम्प्टी सेट होगा। ये पॉसिबल है, ठीक है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, इसे हाइपोथेसिस के पैरेंथेसिस के अंदर में
वॉइड करने का है, ठीक है। अब आते हैं सिंगलटन सेट में। अगर कोई एलिमेंट, मान लो कि एक फैमिली है, उस फैमिली में एक सेट है, उस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, उस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ आप हो, समझ लो राम नाम दे देते हैं, वो राम जो है सिर्फ एक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे राम से, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक सिंगलटन, एक एलिमेंट होने के कारण उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ ऐसा है नॉर्मल वे में, ठीक है। फिनिट एंड इनफिनाइट सेट, ओके। फिनिट एंड इनफिनाइट सेट क्या होता है? इनफिनाइट से क्या समझते हो? इनफिनाइट है, ठीक है, कंटिन्यूसली चला जा रहा है, उसके एलिमेंट्स इनफिनाइट है, तो वो इनफिनाइट सेट। अगर उसके एलिमेंट्स फिनिट अमाउंट में है तो फिनिट सेट, दैट्स इट, ओके। सो अगर मैं nth, अब मैं बोलता हूं कि अगर 1 2 3 अप टू द nth टर्म, तो ये फिनिट है। अगर इनफिनाइट टर्म तक बोलूं तो ये इनफिनाइट है, ठीक है। तो सेट में एलिमेंट का काफी रोल है, एलिमेंट से मिलकर सेट बन रहा है, दैट्स इट, ओके। नाउ यहां पर आते हैं इक्वल सेट के बारे में। इक्वल सेट यानी कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इक्विवेलेंट सेट मतलब कि उसके नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, लेकिन साथ में उस एलिमेंट की वैल्यू भी सेम होगी। लेट्स से कि ए एंड बी, ठीक है। यहां पर कितने एलिमेंट है? कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 1 2 3। मैं वैल्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कितने एलिमेंट्स हैं उसकी बात कर रहा हूं। तो ए में 3 एलिमेंट्स है, बी में भी 3 एलिमेंट्स है, यानी कि ये इक्वल है, यानी कि इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इक्वल टू बी से। अगर मैं इसके वैल्यूज की बात करूं, यानी कि ये जो एक है, यहाँ पर कहीं एक आ रहा है क्या? हाँ, ये एक आ रहा है। ये 2 है, यहाँ पर कहीं 2 आ रहा है क्या? हाँ, यहाँ 2 आ रहा है। ये 3 भी आ रहा है। दैट मीन्स कि वैल्यूज भी सेम है, तो यानी कि ए इक्वलेंस बी, ओके। सो इक्वल और इक्विवेलेंट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। इक्वल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट में वैल्यूज और नंबर दोनों इक्वल होने चाहिए। यानी कि बी में अगर मैं बोल दूं 1 2 3 4, ठीक है, तो ए इक्विवेलेंट बी होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन पहली कंडीशन कि वो इक्वल है कि नहीं, और अगर वो इक्वल है तब हम उसके वैल्यूज को देखते हैं। अगर दोनों इक्वल है तो या गुड। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग में एक फैमिली देखी थी, वो फैमिली आपकी थी जिसमें आपके एलिमेंट्स थे ए बी सी डी। आपके चाचा चाची की फैमिली थी ई एफ। आपके बड़े बाबा की फैमिली थी एक्स वाई एंड जेड, ओके। ये आपकी फैमिली थी। इस फैमिली का नाम हमने यू दिया था, ओके। तो मान लीजिए कि आपके पूरे एलिमेंट्स थे ए टू द जेड, ओके। ए टू द जेड, दैट मीन्स ए बी सी डी ई एफ एंड एक्स वाई जेड, ओके, एंड एक्स वाई जेड, ओके। सो यहाँ पर इस फैमिली में अगर मुझे कंडीशन दे दी जाए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी फैमिली को अलग कीजिए, आपकी चाचा की फैमिली को अलग नाम दीजिए और आपके बड़े बाबा की फैमिली को अलग नाम दीजिए, तो आप इसे क्या नाम देंगे? इसे मैं कैपिटल एक्स दे देता हूँ, कैपिटल वाई नाम दे देता हूँ, कैपिटल जेड, नाम कुछ भी हो सकता है, वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि ये जो एक्स के सारे एलिमेंट्स, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स, आप टोटल फैमिली नाम दिया हूं मैंने यू, इस एक्स के सारे एलिमेंट्स यू में आते हैं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं। अब इसे मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं? तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसेट ऐसा लगाते हैं, तो इसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स सबसेट ऑफ यू लगाते हैं, ओके। कह सकते हैं कि अगर हमें एक सेट के अंदर में, ये एक सेट है और इसके अंदर में ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, क्लियर है। सो यहां पर x जो है, यानी कि x एक सेट है, ये जो सेट है इस सेट का सबसेट है, क्लियर हो रही बात। यानी कि इसके एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, पर इसके एलिमेंट्स पूरे के पूरे, यानी कि पूरी यू, यानी कि पूरी फैमिली के जो एलिमेंट्स है यू, ये कभी भी x से नहीं आ सकते, ठीक है। तो यानी कि u के एलिमेंट्स कभी भी x को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, पर x के एलिमेंट्स हमेशा u को सेटिस्फाइड करेंगे। तो इसीलिए से सब वर्ड जोड़ दिया जाता है, सब सेट बोल देते हैं, ठीक है। सब यानी कि ये एक सबसेट जो है एक प्रकार का सेट ही है जिसके एलिमेंट्स
यू में आते हैं। अगर इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट दोनों के इक्वल हो गए तब हमें ऐसा लगाते हैं, जैसा कि यहाँ एक साइन दिया गया। क्लियर हो रहा है पॉइंट? सेट एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स मेन सेट में आ सकते हैं, ठीक है। सो ये पॉइंट है। पावर सेट किसे कहते हैं? देखिए, एक फैमिली, यानी कि एक फैमिली, यहाँ पर मैं सेट ही बोल रहा हूँ, ओके। सो एक सेट है, एक फैमिली है, उस पे सारे एलिमेंट्स अलग अलग भी हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ आपकी फैमिली, अभी मैं एक्स की बात करता हूँ, सिर्फ एक्स की बात करता हूँ, ये एक्स हो सकता है ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ओके। ये भी हो सकता है कि ए बी हो साथ में एंड बाकी सब अलग हो, यानी कि ये पॉसिबिलिटीज आपको देखना है बस। क्लियर हो रही बात? ए बी, अब हो सकता है ए बी सी हो, ठीक है, हो सकता है ए बी सी एंड डी अलग हो जाए, फिर हो सकता है कि ए सी हो जाए, फिर ए डी हो जाए, यानी कि लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इज हियर। तो दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ दो की बात करूं, ए और बी की बात करूं, ठीक है, जैसा मैंने यहाँ पे शो किया, हो सकता है सिर्फ ए हो, सिर्फ बी हो, और ये भी पॉसिबिलिटी कि ए और बी हो। फाइव तो हमेशा रहता ही है, ठीक है। सो कितने सारे सेट बन गए इसके, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, फाइव ए बी एंड ए बी, ठीक है। सेट बने बी, बी को हम पावर सेट बोलते हैं। क्लियर हो रहा बात? पावर सेट, ओके। सो इसे हम 1 2 3 4, दैट मीन्स कि 2 टू पावर 2, दैट मीन्स 4, यानी कि बी यानी पावर सेट के एलिमेंट्स कितने थे? 4 एलिमेंट्स थे। देखिए, ये जो पैरेंथेसिस, ये अपने आप में एक सेट है, इट्स ट्रू, इसके 2 एलिमेंट्स है, पर इस 2 एलिमेंट्स को नहीं गिनेंगे क्योंकि ये कॉमा डाल के हमने लिखा है पैरेंथेसिस के अंदर में, तो इसे अपने आप में एक गिना जाएगा, ठीक है। सो 1 2 3 4, तो 4 को 2 टू पावर स्क्वायर के टर्म में रखूं और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ए बी मान लो, सिर्फ ए और बी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स। तो m अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो 2 टू पावर m पावर सेट, नंबर ऑफ पावर सेट होगा, पावर सेट एलिमेंट्स, सॉरी एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पावर सेट्स एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, 2 टू पावर m। क्लियर हो रहा है? m जो है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी एक फैमिली का। यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो हाँ, सॉरी, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया, ईच सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो यहाँ पर हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होगा, ऑब्वियसली होगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बोला कि आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली खुद को डेफिनेटली बिलोंग करे, यानी कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट हो सकता है। क्लियर हो रही बात? देखिए, सबसेट क्या है, ये चीज क्लियर है, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है ये भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और देखिए कि सबसेट एक्चुअली में था क्या। Null set has no element, so the condition of becoming is subset is automatically satisfied. Therefore null set is a subset of every set. Okay? So null set जो होगा is a subset of every set. तो यहाँ null set जो था ये void set था, जैसा मैं void set हर एक set में होता है, हर एक सबसेट में होता है। क्लियर हो रही बात? ये थर्ड पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर A सबसेट ऑफ B है और B सबसेट ऑफ A है तो A इक्वल टू B। कई बार एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में, टेक्निकल क्वेश्चंस में, बैंक के क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं 0.5 या 1 मार्क्स के लिए, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पावर सेट के लिए नोटेशंस क्या है, ये चीज़ यहाँ पे मैंने डिस्कस की है। यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्या है, ये चीज़ आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल में मैंने जो एक फैमिली के बारे में एक एग्जांपल दिया, वो फैमिली के सारे एलिमेंट्स को अगर मैं एज्यूम करके किसी और फैमिली में डाल दूं, तो क्या किसी और घर में डाल दूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो भी यूनिवर्सल सेट होगा या नहीं? दैट इज अ क्वेश्चन, और इसे हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। नाउ वी विल डिस्कस रिलेशन। व्हाट इज द रिलेशन? एक्चुअली हमने अभी सेट में देखा कि एक एलिमेंट्स एक फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, बहुत से एलिमेंट्स एक फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड, वो एलिमेंट्स, वो सारी चीज़ें क्या कहला रही थी? सेट। सेट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ एक फैमिली में का नाम है जिसमें आपके सेट्स रखे हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं। क्लियर? रिलेशन में आते हैं। रिलेशन देखिए, दुनिया की कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के साथ रिलेशन रखती है,
ठीक है, नॉट ओनली इन योर फैमिली बट हाँ, अगर आप कोई मेटल है, यहाँ पे रिलेशन का एग्जांपल देख लेते हैं। कोई मेटल है, उसका वेट जो है मैं यहाँ पर बिलोंग कर देता, वेट जो है यहाँ पे डाल देता हूँ। तो एक मेटल है x, एक मेटल है y, एक मेटल है z। तो x के मेटल का वेट जो है वो है 14 kg, y के मेटल का वेट जो है 20 kg और z के मेटल का वेट है 30 kg। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एक सेट बनाइए, मैं इस सेट का नाम दे देता हूँ x, कैपिटल X। उस कैपिटल X के सेट में, इस सेट में आपको मेटल डालने हैं x, y, z और एक y नाम देता हूँ। इस y के अंडर पे सारे ऐसे वैल्यूज डालिए जिनका वेट, सारे ऐसे मेटल के उन वैल्यूज को डालिए जिनका वेट मोर देन 15 kg होगा। ओके, मोर देन 15 kg होगा, ठीक है, मोर देन, ग्रेटर देन 15 kg होगा। तो ऑब्वियसली उस वैल्यूज को डालने के लिए मैंने कहा वैल्यूज को 20 kg एंड 30 kg, ठीक है। इसे मैं कुछ ऐसे नाम दे देता हूँ, कुछ ये जो अब मैं कहता हूँ कि दोनों के बीच में y तो मैंने नाम दे दिया, ग्रेटर देन 15 kg डालना है, ठीक है, x मैंने दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि एक कंडीशन और डाल देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि अब मैपिंग के, अब देखिए, अब मैपिंग करना है आपको उस मेटल के उसके असली वेट के साथ। तो x का वेट 20 kg है क्या? नहीं। y का वेट 20 kg है क्या? यस, तो ये मैपिंग होगी। z का यस 30 kg के साथ। ऑल ओवर कंक्लूजन इज कि हम ये कह रहे हैं कि एक सेट का दूसरे सेट के साथ मैपिंग हो सकता है अगर उसमें कंडीशन दी गई हो तो, ठीक है। सो यहाँ पर मैपिंग दैट मीन्स कि एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू के साथ उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग मिलना, दैट्स अ रिलेशन। अब हम देख लेते हैं कि जो रिलेशन है, ओके, वो रिलेशन के कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंडीशन देता हूं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन बनता ही नहीं है। जैसे x कोई एलिमेंट्स है और y कोई एलिमेंट्स है, ठीक है। यहां मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 और यहां मैं नंबर देता हूं 5 एंड 7 और मैं कंडीशन देता हूं, एक रिलेशन बताता हूं, कहता हूं कि मुझे 2n चाहिए जहां n की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है, बिलोंग समझ में आ रहा है? बिलोंग्स मतलब ये एलिमेंट्स बिलोंग्स करेंगे उसके सेट से। जैसे कि 2, अगर मैं इसके नाम देता हूं x, इसका नाम देता हूं y, तो 2 बिलोंग करेगा x से। सबसेट में क्या होता है? सबसेट एक सेट होता है, ठीक है। मैं भी क्लियर करता हूं आगे के एग्जांपल्स में। सो फिलहाल अभी बिलोंग्स टू का मतलब ये 2 बिलोंग करता है x को, दैट मीन्स ये जो 2 होगा 2 बिलोंग करता है x को, तो ये जो n बिलोंग करता है x के सेट को, ठीक है। सो 1 या 2 मल्टीप्लाई 1 करूंगा तो 2 आएगा जो कि y में नहीं है। 2 को अगर मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, सो 4 आएगा, यहाँ 4 भी नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 2 करता हूँ 6, तो यहाँ पर 6 भी नहीं है। व्हाट इज मीन? सो दैट मीन कि यहाँ कोई रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि दो सेट्स के बीच में कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा, तब वहां पर हमें वॉइड रिलेशन कहना है, ठीक है। A क्रॉस B, व्हाट इज मीन? A एक सेट होगा, B एक सेट होगा, सो इसे कहते हैं A क्रॉस B, ठीक है। दैट मीन्स A to B। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा कि समझ लीजिए, उससे पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ। A सपोज करो कि 1 1 2 2, ये मैं के एलिमेंट्स को लेके चलता हूँ, 2 2 3 3, ओके। और यहाँ पर फिर 1 2 2 एंड 3, मैं इसे कुछ ऐसा लेता हूँ कि कुछ 1 2 3 कुछ फैमिली में आ रहे हैं। ये इनका जो कॉम्बिनेशन है ये A में आ रहा है, A की फैमिली यानी A के सेट में आ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा इसमें से कौन सा होगा? अगर मैं आपसे कहूँ
कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है और ये है, दैट मीन्स 1 1 है, 2 2 है एंड 3 3 है। सो हम ये कह सकते हैं कि ए कोई एलिमेंट है जो बिलोंग्स करता है ए को, दैट मीन्स ए कॉमा ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये स्वतुल्य रिलेशन भी बोलते हैं इसे। सो दैट मीन्स यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा है? 1 1 2 2 एंड 3 3। उसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। अगर मैं कहूं कि सिमेट्रिक रिलेशन है, दैट मीन्स कि सिमेट्रिक रिलेशन A1 A2 अगर बिलोंग करता है A को, क्लियर? सो A1 A2 belongs to A for each and every A1 and A2 elements which is belongs to A, then A1 and A2 belongs to A, that means A2 and A1 belongs to A. ओके, सो अगर ये दो कंडीशंस आ रही हैं तब हम कह सकते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन है। दैट मीन्स कि अगर ये सेट में देखता हूं मैं, देखिए सेम रिलेशन वाले तो रिफ्लेक्सिव नहीं बना सकते, सिमेट्रिक नहीं हो सकते। तो इस सिमेट्रिक नहीं हो सकते तो व्हाट इज मीन कि 1 2 एंड सिमेट्रिक चाहिए तो हमें क्या चाहिए था? 2 और 1। तो डिफरेंट चीजों के एलिमेंट्स के बीच में ही ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक बन सकता है। तभी मैं सिमेट्रिक देखना है तो 1 और 2 है तो 2 और 1 होना चाहिए था, मतलब ये जो होगा यहाँ 2 और 1 है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सिमेट्रिक एलिमेंट्स जो हैं वो नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए A1 A2 एंड A3 यहाँ 3 एलिमेंट्स जो हैं वो बिलोंग्स टू A करते हैं। दैट मीन्स कि A1 एंड A2 बिलोंग्स टू A, A2 एंड A3 belongs to A, that means यानी कि अब क्या होगा कि A1 and A3 that should be belongs to A। ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करने चाहिए इस सेट को A को। अगर ये दोनों ऐसा कर रहे हैं तभी वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। ओके, सो इट मीन्स कि यहां पर 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है, पर अगर ट्रांजिटिव चाहिए तो 3 1 भी होना चाहिए था या 1 3 भी होना चाहिए। डजंट मैटर कि सेट्स में एलिमेंट्स आगे पीछे हैं, या तो 1 3 हो या तो 3 1 हो। नहीं है, अगर नहीं है दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या चीज नहीं है? 1 3 नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर क्या चीज नहीं है? 2 एंड 1। क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ एक डाउट हुआ होगा कि यार हम पढ़ रहे रिलेशन और आप बता रहे हो सेट्स के बारे में, तो रिलेशन तो बन ही नहीं रहा। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि रिलेशन दो चीज़ों के बीच में बन रहा है, जैसा मैं बोला था ए बी, और हो सकता है वो सेम एलिमेंट्स के बीच में भी हम कह सकते हैं अगर मेरे को कंडीशन ही ऐसा दे दी जाए तो, है ना? पॉसिबल है। तो रिलेशन डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, आप कंडीशन क्या दे रहे हो। ठीक है, सो इस चीज पर रिलेशन डिपेंड करता है। रिलेशन हमेशा सेट्स के बीच में होगा, सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में, क्योंकि हम कभी भी छोटे अमाउंट में एनालिसिस नहीं करेंगे, बड़े अमाउंट में एनालिसिस करते हैं, बड़े एलिमेंट्स में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन में मैं मान लेता हूं कि 2 सेट है। ये पहले रिलेशन समझ लेंगे इसके साथ ही, जो रिलेशन हमने समझा है उस पर कुछ एनालाइज कर लेंगे। समझ लीजिए 1 2 3 4 है और यहाँ है 2 सॉरी ये A B कुछ नाम ले लेते हैं C। ठीक है, तो ये जो X के जो एलिमेंट्स हैं वो इस पे कुछ ऐसा मैप कर रहा है, कोई कंडीशन मैंने डाल दी है उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा C पे 2 बार कर रहा है। ठीक है, तो ये एलिमेंट मैंने डाल दिया X to Y। तो ये रिलेशन में ये रिलेशन अगर एक यूनिक रिलेशन दे देता है, यानी कि एक यूनिक इमेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड कि हाँ ये एक फंक्शन है। ठीक है, सो यहाँ पर हम चलते हैं कि फंक्शन की 4 बेसिक टाइप हैं जो कि कहलाते हैं 1 to 1, मैन टू 1, ऑन टू या ऑन टू एंड 1 to 1, जहाँ ऑन टू एंड 1 to 1 सबसे अगर और बेसिक में जाया जाए तो हम सिर्फ इतने में क्लासिफाइड करते हैं, इन दोनों से क्लासिफाइड करते हैं। अब ये क्या मतलब है इस बात का, इसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 1 to 1 में होता क्या है, एक के साथ एक ही रिलेशन बनाएगा, 1 to 1, 1 to 1,
1 to 1 एलिमेंट। ओके, अगर नहीं बचा तो जरूरी नहीं कि इसके साथ बनाए। क्लियर हो रहा है? 1 to 1, तो इसे बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। मैनी टू 1 में क्या होगा कि ये a और b, तो हो सकता है कि ये दो एलिमेंट्स 1 के साथ सेम रिलेशन बनाए, दैट्स कॉल्ड मैनी टू 1। यानी कि मैनी टू 1, एक एलिमेंट बहुत से एलिमेंट्स के साथ एक एलिमेंट, डजेंट मैटर कि इधर के जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ इसका कोई मैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आते हैं ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसे आच्छादक भी बोलते हैं, यानी कि ये इसके x इसके y हैं, तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा इस एलिमेंट्स के साथ मतलब सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के, डजेंट मैटर कि वो 1 to 1 है, डजेंट मैटर कि वो मैनी टू 1 है, मैटर करेगा कि इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशन, एक मैपिंग प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि C के साथ 4। ओके, सो यानी कि इसके सारे एलिमेंट्स इसके साथ मैप हो गए और इसके भी सारे एलिमेंट इसके साथ मैप हो गए। यानी कि जैसा हमने शुरू में देखा था 1 to 1, यानी कि हर एक के साथ एक का फंक्शन बनेगा। सो दैट मीन्स कि हो सकता था कि उसमें जो एलिमेंट्स है वो छूट जाए, ठीक है, लेकिन ऑन टू में सारे एलिमेंट्स प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर 1 to 1 हो रहा है और सारे एलिमेंट्स भी मैपिंग हो रही है, ठीक है, तो डेट मीन्स वो ऑन टू एंड 1 to 1 बन जाता है। क्लियर हो रहा है? यानी कि यहाँ पर अगर ऑन टू एंड 1 to 1 बनाना है तो यहाँ एक एलिमेंट और ऐड करना पड़ेगा, जो कि ऐसे मैपिंग ना होकर के कुछ ऐसी मैपिंग होगी। क्लियर हो गया? तो 1 to 1, मैन टू 1, ऑन टू एंड 1 to 1 क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं डोमेन और रेंज की, ठीक है। सो जैसा कि ये जो x के एलिमेंट्स हैं और ये जो y के एलिमेंट्स हैं, मैं x के एलिमेंट्स को ये कहाँ तक, इसकी रेंज कहाँ तक है y पर, मैं अगर ये पूछूं, यानी कि मैं बोलता हूं कि ये कोई 1 2 3 है और इसकी रेंज a b c d और हो सकता है ये z तक चले जाए, ठीक है, a b c d f g h करते हुए z तक चले जाए। तो ये मैपिंग किया इसके साथ, ये मैपिंग किया इसके साथ, तो इसकी रेंज जो होगी, यानी कि ये वैल्यूज ऑफ y कहलाएगा रेंज, ठीक है। जो इसके एलिमेंट्स यहाँ, इसके जो मैपिंग हो रही है इस एलिमेंट्स के साथ कहाँ तक हो रही है y में, दैट्स कॉल्ड रेंज। कितने एलिमेंट्स तक हो रही है, दैट्स कॉल्ड रेंज। ओके, और डोमेन इसको बोलेंगे, यानी कि इसके वैल्यूज क्या कहलाएंगे, डोमेन। क्लियर हो रही है बात? अभी एक्चुअल डेफिनेशन मैंने यहाँ डिफाइन नहीं किया, जिसे मैं अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन अभी डोमेन और रेंज को एक शॉर्ट व्यू लेना जरूरी था, तो वो ये है। अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कोई फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, कोई फंक्शन ऑफ x जो है वो x + 5 है। क्लियर हो गया? तो इसे हम y डिनोट करते हैं, तो ये x लेता हूँ, y ले लेता हूँ, तो ये जो x है और ये जो y है, ठीक है। सो x में ले लेता हूँ 0, यहाँ पे x की कंडीशन दे देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 0 1 2 एंड x शुड बी लेस देन 4, ठीक है। सो ये हो गया 1 2 एंड 3, 4 से कम है तो मैं जा नहीं सकता। और y की वैल्यू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 0 डालूंगा तो क्या आएगा यहाँ पर 5, वैसे 1 डालने पर क्या 6, 2 डालने पर 7, 3 डालने पर 8। ओके, सो नाउ हियर कि y की वैल्यूज कहाँ तक फैल रही है, x की वैल्यूज डालने पर 5 to 8, इट्स कॉल्ड रेंज। ओके, और इट्स कॉल्ड x की वैल्यूज कहाँ तक गई, डोमेन। ओके, तो इसे मैं अभी यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि डोमेन और रेंज एक्चुअल में निकालते कैसे। इंपॉर्टेंट है फंक्शन, इसमें डोमेन और रेंज निकालना JEE या अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेट्स और रिलेशन के बारे में डीपली अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप हमारी साइट पे जा सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे परपेचुअल लर्निंग में जुड़कर अपनी डिमांड रख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में मैंने एक चीज मिस कर दी थी, वो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो ये सेट में क्या होता है कि ऑल ओवर फैमिली है जिसका नाम मैं यूनिवर्सल सेट बोलता हूँ, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, इस सेट में 1 2 3 4 एंड 5 ये एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। और कोई सेट है A, इस फैमिली में आते हैं
ओनली इवन नंबर्स 2 and 4, ओके, सिर्फ 2 to 4 तक ही इवन नंबर आते हैं, यानी कि 2 and 4। तो मैं बोलता हूँ कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसको a डैश से रिप्रेजेंट, डैश लगाते हैं किसी सेट के ऊपर तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो मैं a डैश निकालना है तो मैं इसे कैसे निकालूंगा, डेट मीन्स u माइनस a ऐसा लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि u के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से a के एलिमेंट्स हट जाएंगे। तो u का जो एलिमेंट है a का जो एलिमेंट है 2 and 4, u के एलिमेंट से 2 and 4 हट जाएंगे, जितने बचे वो आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा 1, 3 and 5। ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे अगले वीडियोस तक। बट ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे के वीडियोस के साथ। हमारा पहला वीडियो हमेशा जस्ट टू नो होता है, ना कि हाउ टू डू दिस होता है, राइट? कि हमें सिर्फ उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन चाहिए होता है, कभी भी हम उसके बारे में डीपली अंडरस्टैंड नहीं करवाते। नेक्स्ट वीडियो से हम उस चीज़ पर धीरे धीरे JEE के क्वेश्चंस और बेसिक कॉन्सेप्ट को 1 by 1 हम लाते जाएंगे, ठीक है? आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपके डाउट्स हैं, आपके कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, या हमारे साथ आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? मेरे ख्याल से टेलीग्राम ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए, बट यूट्यूब के साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। हमारे आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें टाइम पर।